भू संसाधन। भू संसाधन का अर्थ है भूमि पर पाए जाने वाले संसाधन जैसे पेड़ पौधे, वन्य जीव, मानव जीवन, परिवहन एवं संचार सेवाएं, यहाँ तक कि सभी आर्थिक गतिविधियां भी भूमि पर ही आधारित हैं। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए भूमि का उपयोग भी योजनाबद्ध तरीके से ही करना चाहिए। भारत में कुल भूमि का 43% भाग मैदान, 30% भाग पर्वत तथा 27% हिस्सा पठार हैं। टीवी स्क्रीन पर अभी आप 2 वृत्त चित्र देख रहे हैं, जिसमें 1960-61 तथा 2014-15 का सामान्य भू उपयोग दिखाया गया है और इस चित्र का स्रोत है डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। इस चित्र में भू संसाधनों का उपयोग किन उद्देश्यों के लिए किया गया, यह दर्शाया गया है। यदि आप देखें तो आपको पता चलेगा कि भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों से किया गया है। 1. कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, इसमें वह भूमि आ जाती है जो या तो बंजर है या गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई है, जैसे इमारतें हैं, सड़कें हैं, उद्योग इत्यादि। परती भूमि के अलावा कृषि अयोग्य भूमि जैसे चारागाह या विविध वृक्षों, वृक्ष फलों या उपवनों के अधीन आती हुई भूमि, या वह भूमि जो कृषि योग्य तो है परंतु 5 से अधिक वर्षों से उसमें खेती नहीं की गई। इसके अलावा आप देख सकते हैं परती भूमि। परती भूमि क्या है? परती भूमि वह भूमि है जो कृषि के योग्य तो है परंतु उसमें कृषि ना करके उसे खाली छोड़ दिया गया है। तो इसमें वर्तमान परती भूमि का अर्थ है जहां एक कृषि वर्ष या उससे कम समय में कृषि ना की गई हो, और दूसरी है पुरातन परती भूमि जहां 1 से 5 कृषि वर्ष में खेती ना की गई हो। फिर आप देख सकते हैं शुद्ध बोया गया क्षेत्र। अब यदि एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह कहलाता है सकल कृषित क्षेत्र। इन वृत्त चित्रों को देखकर आप यह बताएं कि 1960-61 की अपेक्षा 2014-15 में शुद्ध बोए गए क्षेत्र तथा वनों में बहुत सीमित बढ़त क्यों हुई है। यह भी जानने की कोशिश करें कि बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि का प्रतिशत कम क्यों हुआ है। एक और प्रश्न, हमारे देश में पशुधन की बड़ी संख्या है परंतु चारागाह के अंतर्गत यदि देखा जाए तो भूमि की प्रतिशत कम हुई है, इसके क्या कारण हो सकते हैं। अब बात करते हैं भारत में भू उपयोग प्रारूप की। किसी भी स्थान पर भूमि का उपयोग होगा या नहीं, यह निर्भर करता है कि वहां भू आकृति कैसी है, अर्थात वह पहाड़ी, मैदानी या पठारी कैसा क्षेत्र है। वहां की जलवायु कैसी है, क्या बहुत ज्यादा ठंड या गर्मी पड़ती है, क्या बारिश बहुत ज्यादा होती है, वहां की मृदा किस प्रकार की है। भारत में सभी क्षेत्रों में मृदा भी अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। इसके साथ साथ उस क्षेत्र में मानवीय कारक कैसे हैं, तो यह सब कारक मिलके इस बात को डिसाइड करते हैं कि किसी भी स्थान पर भूमि का उपयोग होगा या नहीं। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,80,000 वर्ग किलोमीटर है। एक लंबे समय तक भूमि का अति प्रयोग किया गया
तथा भूमि संरक्षण और प्रबंधन के बारे में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए, जिसकी वजह से धीरे धीरे भूमि पर मिलने वाले संसाधनों का निम्नीकरण हो गया। यदि आपको याद हो तो हमने बात की थी कि रासायनिक खादों व कीटनाशकों का मृदा पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। भूमि निम्नीकरण क्या है? भूमि का उपयोग, जैसा कि आप जानते हैं, आदिकाल से हो रहा है और भविष्य में भी होता रहेगा। हमारी मूलभूत आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से ही प्राप्त होता है, लेकिन हमारी बिना सोचे समझे की गई गतिविधियों के कारण भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। क्या आप बता सकते हैं इसके लिए क्या कारण जिम्मेवार हैं? सबसे पहले है वनों की कटाई। वृक्षों की कटाई के कारण मृदा अपरदन होता है, क्योंकि पेड़ पौधे अपनी जड़ों से मिट्टी को पकड़े रहते हैं और पत्ते भूमि में मिलकर भूमि को उर्वर बनाते हैं। तो जब वृक्ष कटते हैं, मृदा अपरदन के कारण भूमि का निम्नीकरण होता है। जिन क्षेत्रों में पशुचारण अधिक होता है, वहां पर भी भूमि का निम्नीकरण हो जाता है। इसके साथ साथ जब खदानों से जैसे लौह अयस्क, कोयला, बॉक्साइट इत्यादि निकाला जाता है, तो खनन वाले क्षेत्र को मलबे और कचरे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है, जिस वजह से भूमि प्रदूषित हो जाती है और इसका निम्नीकरण हो जाता है। भूमि को ज्यादा सिंचित करने से भी मृदा में लवणीयता और क्षारता बढ़ जाती है। उद्योगों से जो जल निकास होता है, उसमें कई तरह के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो भूमि की गुणवत्ता को नुकसान पहुंचाते हैं। अब अगर हमें भूमि निम्नीकरण की समस्या को सुलझाना है तो क्या करना होगा? हमें वृक्ष लगाने हैं, क्योंकि किसी भी देश में पर्यावरण संतुलन के लिए यह जरूरी है कि वहां का 33% क्षेत्रफल वन हो। चारागाहों का उचित प्रबंधन करना होगा। पेड़ों की रक्षक मेखला अर्थात शेल्टर बेल्ट्स बनानी होंगी और बंजर भूमि का प्रबंधन भी करना होगा। आवश्यकता से अधिक खनन पर भी नियंत्रण करना जरूरी है और औद्योगिक जल को उपचार अर्थात ट्रीटमेंट के बाद ही विसर्जित करना है, ताकि भूमि और जल प्रदूषण को कम किया जा सके। अभी हमने बात की भू संसाधनों की। आपके विचार में उद्योगों से निकलने वाले जल से भूमि को क्या नुकसान हो सकता है और क्या इसका कोई हल है? इस बात पर विचार करें और अपने माता पिता या अध्यापक के साथ चर्चा करें। अब बात करेंगे मृदा संसाधनों की। जिस मिट्टी में हम बीज बोते हैं, पेड़ पौधों का विकास होता है, वह मिट्टी बनती कैसे है? मृदा के निर्माण की प्रक्रिया बड़ी ही धीरे होती है। मिट्टी की कुछ सेंटीमीटर गहरी परत बनने में लगभग 1000 साल लग जाते हैं। इस चित्र में मृदा परिच्छेदिका को दिखाया गया है। यह आधार चट्टान है जिससे मिट्टी का जनन होता है। दूसरी स्थिति है जब आधार चट्टान का अपक्षय शुरू हो जाता है। यह अपक्षय प्रकृति के अनेक तत्वों जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की प्रक्रिया, पवन, हिमनदी इत्यादि कई कारणों से होता रहता है। तीसरा स्तर है जब उपमृदा तैयार हो जाती है, जिसमें बालू, सिल्ट व मृतिका या ह्यूमस होती है। ह्यूमस या मृतिका क्या है? यह वे पदार्थ हैं जो पेड़ पौधों या जीव जंतुओं के विघटन से बनते हैं तथा मिट्टी का अंग बन जाते हैं। और यह स्तर है मिट्टी की बनने का आखिरी स्तर
जिसमें मिट्टी बनकर तैयार हो जाती है। मिट्टी या मृदा की विशेषता क्या होगी, यह मुख्यतः निर्भर करती है कि मृदा का जनन किस प्रकार की चट्टान अर्थात आग्नेय, कायांतरित या अवशैली में से हुआ है। भारत में भू आकृतियों, जलवायु और वनस्पति की भिन्नता के कारण मृदा भी अनेक प्रकार की पाई जाती है। हमारे देश में पाई जाने वाली मृदा के प्रकार हैं जलोढ़ मृदा, काली मृदा, पीली और लाल मृदा, लेटेराइट मृदा, वन मृदा तथा मरुस्थली मृदा। सबसे पहले बात करते हैं जलोढ़ मृदा की। यह मृदा देश की महत्वपूर्ण मृदा है क्योंकि यह हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। यह नदियां हैं सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इस मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका विभिन्न अनुपात में पाई जाती है। इस मानचित्र में आप देख सकते हैं कि जलोढ़ मृदा उत्तर भारत के मैदानों में पाई जाती है। यह वह क्षेत्र है जहां गंगा नदी अपने निक्षेप छोड़ती है। यह भारत का एक उपजाऊ क्षेत्र है। उत्तरी भारत के मैदानों के साथ साथ राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में पूर्वी तटीय मैदानों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यहाँ महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा हैं। आयु के आधार पर मृदा 2 प्रकार की होती है, बांगर तथा खादर। बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा को कहते हैं। इसमें कंकड़ की मात्रा अधिक होती है। खादर नई जलोढ़ मृदा को कहते हैं। इसके कण ज्यादा महीन होते हैं तथा यह अधिक उपजाऊ होती है। जलोढ़ मिट्टी में पोटाश, फास्फोरस और चूना पाया जाता है। यह कृषि के लिए उपयुक्त मृदा होती है। इसी वजह से इन क्षेत्रों में गहन खेती की जाती है तथा जनसंख्या घनत्व भी अधिक होता है। जाहिर है जहां लोगों को काम मिलेगा वहीं पर वह बसना पसंद करेंगे। काली मृदा। इस मृदा का रंग अक्सर काला होता है। इसे रेगर मृदा भी कहा जाता है। यह कपास की खेती के लिए सबसे उचित मृदा समझी जाती है। इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। जलवायु और जनक शैली का काली मृदा की संरचना में महत्वपूर्ण योगदान है। काली मृदा बहुत महीन कणों मृत्तिका से बनी है तथा इसमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। इसके अलावा यह मृदा कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से बनी होती है। गर्मी के मौसम में इस मृदा में दरारें पड़ जाती हैं, जिसके कारण इसमें वायु का संचार अच्छे से हो जाता है। मानचित्र में देखें, यह सारा क्षेत्र काली मृदा से बना है। इस क्षेत्र को दक्कन पठार भी कहते हैं। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में यह मृदा मिलती है। लाल और पीली मृदा। इस मृदा का लाल रंग आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लोहा धातु के प्रसार के कारण होता है। इसका पीला रंग इसमें जल योजन के कारण होता है। यह मृदा मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ियों पर, ओडिशा में तथा छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। लेटेराइट मृदा। लेटर का अर्थ है ईंट। यह मृदा अधिकतर गहरी और अम्लीय होती है। यह अधिकतर दक्षिण राज्यों
महाराष्ट्र के पश्चिम घाट क्षेत्रों, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में पाई जाती है। इस मृदा में ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, लेकिन विरल वनस्पति और अर्धशुष्क पर्यावरण में इसमें ह्यूमस की मात्रा कम हो जाती है। इस मृदा की स्थिति के अनुसार इसमें अपरदन और भूमि निम्नीकरण की संभावना होती है। इस मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंध जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र और शुष्क स्थितियों के एक के बाद एक आने के कारण होता है। मरुस्थलीय मृदा, इसका रंग लाल और भूरा होता है। यह आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती है तथा इसमें ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। यह मृदा जल धारण नहीं कर पाती क्योंकि इसकी नीचे की परतों में चूने की कंकर की सतह पाई जाती है। यदि इस मृदा को सही तरीके से सिंचित किया जाए तो कृषि योग्य बनाकर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसा कि पश्चिम राजस्थान में वर्तमान समय में हो रहा है। वन मृदा, यह मृदा आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जहां पर वर्षा बहुत अधिक होती हो। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। यह मृदा ह्यूमस रहित होती है। नदी घाटियों में यह मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। और अब बात करते हैं मृदा अपरदन और संरक्षण की। मृदा अपरदन क्या है? मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। आमतौर पर मृदा के बनने और अपरदन की क्रिया साथ साथ चलती है और संतुलन बना रहता है, परंतु यह संतुलन तब बिगड़ जाता है जब अत्यधिक मानव क्रियाएं जैसे वनों का कटना, अति पशुचारण, निर्माण और खनन इत्यादि के कारण भूमि जोतने योग्य नहीं रहती। मृदा अपरदन को रोकने के उपाय हैं कि समोच्च जुताई ढाल वाली भूमि पर समान ऊंचाई वाली रेखाओं के साथ साथ कृषि करने की विधि है। इससे जल बहाव की गति भी कम होती है और भूमि की नमी के स्तर में भी वृद्धि होती है। पहाड़ों पर मृदा अपरदन को नियंत्रित करने के लिए सीढ़ीदार कृषि भी की जाती है। सीढ़ीदार कृषि करने के लिए ढाल वाली भूमि पर सोपान अर्थात सीढ़ियां बनाई जाती हैं। पश्चिमी और मध्य हिमाचल में सीढ़ीदार कृषि काफी विकसित है। इसी तरह से बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है। फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती हैं। इस तरीके को पट्टी कृषि या स्ट्रिप फार्मिंग कहते हैं। यह भी मृदा अपरदन को रोकने में सहायक है। इसके साथ साथ पेड़ों को कतारों में लगाकर रक्षक मेखला बनाना पवनों की गति को कम करता है तथा मृदा अपरदन को बचाता है। आपका आज का कार्य है, भारत के मानचित्र में उन राज्यों को ढूंढें जहां जलोढ़ मृदा मिलती है तथा कृषि एक मुख्य व्यवसाय है। आज का दूसरा प्रश्न है, आपके विचार से पर्यावरण के पुनः जनन से किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को क्या लाभ मिलते हैं? आइए अब कुछ करके सीखते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर मृदा स्तरों के नाम दिए गए हैं। हम इन्हें मृदा परिच्छेदिका के चित्र में इनकी सही जगह पर लाते हैं। तो शुरू करते हैं।
अपक्षय रहित आधारी चट्टानें, अधस्तरीय अपक्षित आधारी चट्टानें, उपमृदा अपक्षित चट्टानें, बालू, गाद व मृत्तिका, ऊपरी संस्तर की मृदा। अब इसे भी करते हैं। मानचित्र में मृदा के मुख्य प्रकार दिखाए गए हैं, तो हमने सामने दी गई विभिन्न मृदाओं के नाम सही स्थान पर स्थापित करने हैं। तो चलिए करते हैं। पर्वतीय और वन मृदा, जलोढ़ मृदा, लाल और पीली मृदा, काली मृदा, शुष्क मृदा। तो आज हमने किया भू संसाधन, भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय, मृदा के प्रकार, भारत के विभिन्न प्रदेशों में पाई जाने वाली मृदा, मृदा संरक्षण के उपाय।